अमेरिका ने मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को अपना समर्थन दिया। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि मैं उन कदमों का स्वागत करता हूं जो भारत के बाजारों की कुशलता में सुधार करेंगी और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी बयान में संकेत दिया गया है कि नया बाइडेन प्रशासन भारत सरकार में कृषि क्षेत्र के सुधार के कदम का समर्थन करता है जो निजी निवेश और किसानों के लिए बड़े बाजार को आकर्षित करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका यह स्वीकार करता है कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि हम जानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। हम पार्टीज के बीच किसी भी तरह के मतभेद को बातचीत के माध्यम से हल करने का ही समर्थन करेंगे। सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। भारत से पहले वर्ल्ड बैंक और IMF भी भारत के 3 कृषि कानूनों का समर्थन कर चुका है, लेकिन किसान इन कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन का ये बयान भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही वैश्विक साजिशों के खुलासे से ठीक अगले ही दिन आया है। इन आंदोलनों के बीच 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़की थी। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपनी ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में उत्पात मचाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। इसमें पॉप सिंगर रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग आदि ने ट्विटर पर इसे लेकर ट्वीट किए। लेकिन बुधवार देर शाम ग्रेटा थनबर्ग ने अनजाने में ही भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के इस ग्लोबल एजेंडा की भी पोल खोल डाली। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस डॉक्यूमेंट से यह स्पष्ट हो गया कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इसी रणनीति का हिस्सा था। भारत ने किसानों के विरोध पर विदेशी हस्तियों के बयानों को निहित स्वार्थ समूहों का हिस्सा करार दिया। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर समेत बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की तमाम हस्तियों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के खिलाफ ट्वीट किया है। रिहाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किए। ये सुधार किसानों को आर्थिक लचीलापन और बाजार में व्यापक पहुंच देते हैं। ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाहती है। उसे दिल्ली और दिल्ली वालों की शांति की कोई चिंता नहीं है और वे शायद चाहते हैं कि दिल्ली में जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो आगे भी हो। इसलिए केजरीवाल सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसीज को मुहैया कराई गई DTC की बसेस को वापस देने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि बस चालकों को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि जहां भी हो पुलिस और फौजियों को उतारो और बस लाकर डिपो में रिपोर्ट करो। पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई DTC बसेस को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया गया। परिवहन विभाग द्वारा सभी DTC बस डिपो में ईमेल भेजा गया है कि सभी फौजियों, CRPF और पुलिस कर्मचारियों को बस से नीचे उतार दो और डिपो में लौट आओ। यही नहीं, डिपो में लौटने के लिए ड्राइवर को कंट्रोल रूम की ड्यूटी ऑफिसर के अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने DTC को निर्देश दिया है कि सरकार की बिना अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें न दी जाएं। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब DTC कर्मचारी एकता यूनियन को दिल्ली सरकार के इस मामले में साजिश नजर आ रही है। यूनियन के सदस्य मनोज शर्मा ने कहा कि इस तरह से हमारे फौजी, CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान को खुली हवा में रुकना पड़ेगा, जबकि असामाजिक तत्व भी दिल्ली पुलिस पर हमला कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की सेवा में DTC की करीब 576 हरी बस लगी हुई हैं। दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार के साथ अनबन होने के कारण इस तरह का रवैया दिल्ली की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जैसा ही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने पुलिस की सेवा में लगी 576 DTC की हरी बस डिपो बुलवाने का फरमान जारी किया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सभी फौजियों, CRPF वालों और दिल्ली पुलिस के जवानों को जहां हो वहीं उतार दो और डिपो आ जाओ। इस आंदोलन में अब जवान और किसान दोनों सड़क पर आ गए हैं।
दिल्ली की सुरक्षा के लिए जवानों का होना बहुत जरूरी है और इस राजनीति के चक्कर में अब जवानों को रात में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन दिल्ली सरकार के इस रवैये का कड़ा विरोध करती है और दिल्ली सरकार से अपील करती है कि सीआरपीएफ जवानों को डीटीसी बसें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि दिल्ली की सुरक्षा बनी रहे। बहरहाल केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान काफी समय से जमे हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन का जमकर समर्थन कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बसेस वापस लेने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ग्रेटा थनबर्ग से लेकर मियां खलीफा तक ऐसे ही किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं खड़े हो गए, बल्कि वे सब एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे। इस साजिश में सब कुछ पहले से ही तय किया गया था, किस हस्ती का क्या किरदार होगा और उन्हें क्या करना होगा। यहाँ तक कि रिहाना ने जो ट्वीट किया ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश के दस्तावेज में दर्ज हैं। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने ही कर दिया तो पूरी पोल ही खुल गई। ग्रेटा थनबर्ग ने अनजाने में ही भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के इस ग्लोबल एजेंडा की भी पोल खोल डाली। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट ग्रेटा ने डिलीट भी कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस डॉक्यूमेंट से यह स्पष्ट हो गया कि किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति के साथ शुरू किया गया था और 26 जनवरी का उपद्रव भी इसी रणनीति का हिस्सा था। ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा था कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके बाद उसने एक ट्वीट किया जिसमें गूगल डॉक्यूमेंट की एक फाइल शेयर की गई थी। इस फाइल में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को हवा देने वाले सोशल मीडिया कैंपेन का शेड्यूल और तमाम रणनीति दर्ज थी। गूगल डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि जो लोग मदद करना चाहते हैं यह टूलकिट उनके लिए है। इस लिंक में भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का कार्य योजना का विवरण था। ग्रेटा ने गलती से सार्वजनिक किया हुआ ये ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट पहुंच चुका था। इस दस्तावेज में उन सभी ट्वीट्स का जिक्र किया गया है जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न हस्तियों, समूह और लोगों द्वारा किए जाने हैं। यहाँ तक कि रिहाना द्वारा जो ट्वीट किया गया वो भी ठीक उन्हीं शब्दों में है जैसा कि इस दस्तावेज में रिहाना के नाम से जारी किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किए गए ट्वीट के बाद इस टूल किट के दस्तावेजों की गोपनीयता में बदलाव कर इसे प्राइवेट कर दिया गया ताकि लोग इसमें छिपी जानकारी को न जुटा सकें। ये भी कहा गया कि 26 जनवरी के लिए जो योजना तैयार की गई थी वह पूरी दुनिया और भारत में बिल्कुल वैसी ही रही। रिहाना के ट्वीट के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इन ट्वीट्स को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि भारत की संसद ने व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। ये सुधार किसान को अधिक लचीलापन और बाजार में व्यापक पहुंच देते हैं। ये सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद के बजट सत्र में किसान आंदोलन को लेकर जारी वार पलटवार के बीच राज्यसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना और किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के लिए जमकर बैटिंग की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस के अपने पुराने साथियों को भी खूब सुनाया। सिंधिया ने अपने संबोधन के दौरान इशारों में इमरजेंसी का जिक्र कर कांग्रेस को लपेटा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी जनता ने स्वेच्छा से लॉकडाउन का पालन किया। वहीं 1975 में एक वह लॉकडाउन भी था जो लोगों पर थोपा गया था। इस दौरान पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। ये बात जितना मैं यहाँ खड़ा होकर कहता था उतना ही वहाँ खड़ा होकर भी कहता था। सत्य आखिर सत्य होता है। सिंधिया की इस टिप्पणी से कांग्रेस के कुछ सांसदों के पसीने छूटने लगे और वह सिंधिया का विरोध करने लगे। क्रिकेट प्रेमी सिंधिया ने कोरोना पर मोदी सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के बाउंसर पर भारत ने एक हुक शॉट लगाकर उसे बाउंड्री के पार करवा दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दिलचस्प संवाद भी देखने को मिला। सिंधिया ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की तो इसके बाद बोलने के लिए उठे दिग्विजय ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि मैं सिंधिया जी को बधाई देता हूं। जितने अच्छे ढंग से वह यूपीए सरकार में पक्ष रखते थे उतने ही अच्छे ढंग से उन्होंने बीजेपी का भी पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह। सिंधिया दिग्विजय की इस बात पर मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपनी जगह से बैठे बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कहा वह उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दिग्विजय ने इस पर कहा कि वह चाहे जिस पार्टी में भी रहें उनका आशीर्वाद हमेशा उन पर रहेगा। इसके पहले राज्यसभा सदन में आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। राजद सांसद ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह किसी का एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा।
सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने के बाद दूसरे दिन बजट पेश करने के दौरान भी विपक्षी दलों ने सदन में नारे लगाए। विपक्ष ने विरोध का सिलसिला तीसरे दिन भी कायम रखा। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी को एक बार फिर आक्रामक होने का मौका दे दिया। पाल घर से शुरू हुई हिंदुत्व की कहानी शर्जिल उस्मानी तक आते आते उद्धव ठाकरे के गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनसीपी और कांग्रेस भी इस बार उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे लाल रोली का टीका लगाकर चुपचाप बैठे हैं। यही कारण है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी में बाकायदा शर्जिल उस्मानी के कहे शब्दों को उद्धृत करना पड़ा, जिसमें वह हिंदुस्तान के हिंदू समाज के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है जिसे सुनकर बाला साहब ठाकरे की प्रतिक्रिया क्या होती, इसका अंदाजा खुद शिवसेना के नेता भी लगा सकते हैं। दिलचस्प ये है कि जिस एल्गार परिषद में शर्जिल उस्मानी ने ये बातें कहीं, उसका आयोजन शिवसेना शासित महाराष्ट्र में ही किया गया था। 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कुछ हुड़दंगियों ने जब वहां बने अमर जवान स्मारक को तोड़कर महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी, तो उसके कुछ दिन बाद ही पूरी मुंबई में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए थे, जिन पर लिखा था एकता टाइगर, यानी एक ही बाघ। ये होर्डिंग्स हुड़दंगियों के लिए एक संकेत मात्र थे। उसके बाद पूरी मुंबई शांत हो गई। यही नहीं, 2017 को पुणे के शनिवार वाड़ा के बाहर हुई एल्गार परिषद एवं उसके अगले दिन से महाराष्ट्र में शुरू हुए जातीय दंगों के बाद शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। ये प्रतिक्रिया उसके उस स्वभाव से ही मेल खा रही थी जिसका आदि आम शिवसैनिक रहा। उन दिनों शिवसेना राज्य की सत्ता में बीजेपी के साथ थी, अब शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ खुद सत्ता में है। शायद यही कारण है कि अब बाघ के दांत गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और शर्जिल उस्मानी जैसे बाहर से आए हुए वक्ता सार्वजनिक मंच से हिंदू समाज को सड़ा हुआ कहने को स्वतंत्र हैं। आश्चर्य है कि शर्जिल के इस बयान के बाद एनसीपी के छगन भुजबल ने कहा, विचारों की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन किसी धर्म पर आरोप लगाते हुए ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने भी शर्जिल की बयानबाजी पर मकोका के तहत केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन शिवसेना इन दिनों महाराष्ट्र के मसलों के बजाय दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को हवा देने में व्यस्त है। ये और बात है कि इसी 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में हुए किसानों के कथित प्रदर्शन में जाने की फुर्सत उसके किसी नेता को नहीं मिली थी। कृषि कानून पर संसद में भी वह भ्रमित ही थी। शिवसेना का नेतृत्व भले ही अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए वैचारिक करवट बदल रहा हो, लेकिन उसका प्रतिबद्ध मतदाता आम शिवसैनिक तो आज भी अपने घरों में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाकर रखता है। उसे शर्जिल उस्मानी का ये वाक्य कैसे बर्दाश्त हो सकता है? हिंदू समाज सड़ा हुआ है। दरअसल इसी आंतरिक द्वंद के कारण शिवसेना इन दिनों फिर से हिंदुत्ववाद से मराठीवाद की ओर पलटती दिखाई दे रही है। इसी प्रयास में उसने औरंगाबाद और उस्मानाबाद को क्रमशः संभाजीनगर और धाराशिव कहना शुरू कर दिया है। मराठीवाद का ऐसा ही एक मुद्दा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद भी शिवसेना ने हाल ही में खोज निकाला। आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय ही 814 मराठी भाषी गांव कर्नाटक में शामिल कर दिए गए थे। महाराष्ट्र इन गांवों को वापस पाने के लिए संघर्षरत है, लेकिन कर्नाटक ने अब उसी क्षेत्र में अपनी उपराजधानी बनाकर वहां विधानमंडल का सत्र भी बुलाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। शिवसेना को लगता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और औरंगाबाद उस्मानाबाद के नामांतरण जैसे मुद्दे खिसकते वोट बैंक को संभालने में मददगार होंगे। शायद इसलिए वह शर्जिल उस्मानी के बयानों पर मौन रहकर ऐसे मुद्दों को हवा देने में व्यस्त हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी से डीटीसी की बसेस ऐसे ही वापस नहीं ली हैं। असल में केजरीवाल की पार्टी के तार उस ग्लोबल साजिश से जुड़े हुए हैं जो भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने और देश को अस्थिर करने की है। इस मामले में भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा आम आदमी पार्टी से जुड़ी बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। दरअसल लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी यानी LRO ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करते हुए राजद्रोह के आरोपों के तहत FIR की मांग की है। LRO ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि भारतीय संसद से पारित कृषि कानून के खिलाफ अभियान चलाने के लिए विदेशी हस्तियों द्वारा अभियान को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास आम आदमी पार्टी की निकिता जैकब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।
उनके खिलाफ राजद्रोह के तहत FIR की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना और पॉर्न स्टार मिया खलीफा के नक्शे कदम पर चलते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में चल रहे किसान विरोध के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद उसने एक टूलकिट को लेकर भी ट्वीट किया, जिसमें उसने बताया कि किसान समर्थन में रुचि रखने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये टूलकिट सिर्फ एक रिसोर्स फाइल नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक दस्तावेज था, जिसमें यह देखा गया कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी ताकतें भारत के लोकतंत्र में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर सबके सामने इस धमाकेदार ट्वीट के खुलासे के तुरंत बाद ग्रेटा ने दस्तावेज को डिलीट कर दिया और इससे जुड़े सभी दस्तावेजों को या तो प्राइवेट बना दिया गया या उसे ट्रांसफर कर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन जब तक वो ऐसा करती, उससे पहले ही सोशल मीडिया यूजर्स ने बहुत सारी सामग्री डाउनलोड कर सॉर्ट और उसे काफी लोगों तक वायरल कर दिया। गौरतलब है कि दस्तावेजों की जांच करते समय यह पता चला कि निकिता जैकब कथित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने से पहले दस्तावेजों की एडिटिंग कर रही थी। यहाँ हम आपको गूगल दस्तावेजों की एडिट हिस्ट्री के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, जिनका उपयोग सोशल मीडिया पर भारत विरोधी आंदोलन को व्यवस्थित रूप से करने के लिए किया जा रहा था। ट्विटर पर डिलीट किए गए प्रोफाइल के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील निकिता जैकब पर्यावरणविद और कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। ट्विटर यूजर विजय पटेल के अनुसार वह सॉलिडेटरी विद इंडियन फार्मर्स नाम के दस्तावेज की ओनर थीं, जिसे 30 जनवरी 2020 को क्रिएट किया गया था। वह न्यूज इन्फ्यूज नाम से इंस्टाग्राम पर एक प्रोपेगेंडा अकाउंट भी चलाती हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में एक और यूजर मरीना पत्तरसन का भी नाम शामिल था, जिसे बार बार एडिट करते हुए देखा गया था। उसने भी अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। खुलासा हुआ, दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में धारा 153A और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। 70 दिनों से देश के किसान दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है, जिससे साफ है कि इस आंदोलन का मकसद कृषि कानून की वापसी नहीं, कुछ और है। जो बातें अब तक खुलकर सामने आई, उसके मुताबिक इसकी 3 महीने पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। सबको उनकी भूमिका बता दी गई थी, किसे कब क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें पहले से ही तय थीं। इसी में रिहाना को कब और क्या ट्वीट करना है से लेकर लाल किले की साजिश तक सब पहले से ही तय था। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की एक गलती की वजह से इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। हालांकि अपनी गलती का एहसास होते ही ग्रेटा ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कथित किसान प्रदर्शनकारियों के किसान आंदोलन को पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और पॉप स्टार रिहाना ने 2 फरवरी को अपना समर्थन दिया। समर्थन में ट्वीट करने के बाद बेबी प्रोटेस्टर ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन पर एक और ट्वीट किया, जिससे जाने अनजाने भारत के खिलाफ तैयार किए जा रहे वैश्विक अभियान का खुलासा हो गया। दरअसल उसने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में अपने ट्विटर हैंडल से एक टूल किट शेयर की, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई भारत के किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहता है तो वह क्या क्या कर सकता है। इस डॉक्यूमेंट से पता चला कि अचानक जो विदेशी समर्थन इन कथित किसानों को मिल रहा है वो असली नहीं, बल्कि इसकी तैयारी नवंबर से ही चल रही थी। इसमें सूचीबद्ध तरीके से वो सारे एक्शन लिखे हैं कि आखिर किसानों के समर्थन के लिए दुनिया भर में क्या क्या किया जा सकता है। इससे यह भी ज्ञात हुआ कि भारत में अशांति फैलाने के प्रयास 26 जनवरी को हुए दंगों से पहले ही शुरू हो चुके थे। दस्तावेज में पूर्व निर्धारित ट्वीट्स भी शामिल थे, जिन्हें पोस्ट किया जाना था। जब ऑप इंडिया में इन्हें जांचा गया तो इनमें से कुछ शब्दशः नवंबर 2020 में ट्विटर पर पोस्ट किए मिले। इस शीट में बाकायदा पूरा प्लान है। इसमें सब बताया गया कि ट्वीट करते हुए किसे टैग करना है, किसे लक्षित करना है। डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट्स में ग्रेटा और रिहाना के नामों को अलग से देखा जा सकता है। इसी तरह टैग और हैशटैग्स भी इस लिस्ट में उल्लेखित हैं। वहीं रिहाना का बिल्कुल वही ट्वीट उस डॉक्यूमेंट में शामिल है जो उन्होंने 2 फरवरी को ट्वीट किया। अब इस प्लानिंग को समझने के लिए कुछ तथ्यों पर गौर करने की भी जरूरत है। जैसे रिहाना ने 2 फरवरी को अपना ट्वीट किया और ग्रेटा ने 3 फरवरी को अपना ट्वीट किया। दोनों का नाम सूची में था और ट्वीट भी डॉक्यूमेंट में लिखे थे। इन्होंने हैशटैग भी वही इस्तेमाल किया जिसका जिक्र टूल किट में था। इस दस्तावेज में यह भी लिखा था कि 4 और 5 फरवरी को भी भारी मात्रा में किसानों के समर्थन में ट्वीट किया जाए। ये टूल किट साबित करता है कि ग्रेटा और रिहाना जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट पूर्व नियोजित थे। किसी को नहीं पता कि रिहाना और ग्रेटा ने ये सब
कनाडाई खालिस्तानी सांसद जगमीत के कहने पर किया या फिर पीआर एजेंसी ने उनसे ये सब करवाया? हमने पहले बताया था कि रिहाना और जगमीत सिंह के बीच बातचीत होती है। ऐसे में हो सकता है कि अनुरोध पर रिहाना ने इसे किया हो। गौरतलब है कि ये दस्तावेज एक पुख्ता सबूत है जो साबित करता है कि भारत के खिलाफ न केवल देश के भीतर बल्कि विदेश में भी प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट ये भी बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बाजों का मकसद प्रदर्शन को चलाते रहने का है, चाहे तो कानून को वापस ही क्यों न ले लिया जाए। The report, News of India.